हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरनल एनर्जी। आपका जो फर्स्ट लॉ है वो भी इसी पे बेस्ड है, और जो आपके जो कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वर्क डन कह लीजिए आप, हीट कैपेसिटी कह लीजिए, और इंक्लूडिंग फर्स्ट लॉ, वो सारे आपको आज के टॉपिक से मिलेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी अबाउट हीट कैपेसिटी, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम लोगों ने देखे थे, और उसी को अगर कंटिन्यू करेंगे आज। और हम आज बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल एनर्जी। देखिए, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू कैपिटल या कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको कैपिटल यू मिला हुआ, कुछ में आपको कैपिटल ई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन? देखिए, एक्चुअल में इस नाम से मालूम पड़ रहा है कि इंटरनल एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं जो इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जो दैट इज बिकॉज ऑफ सिस्टम ओनली। जो सिस्टम की खुद की जो एनर्जी है, एनर्जी इटसेल्फ बाय सिस्टम आप कह लीजिए, या जो कहीं ना कहीं इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अब समझते हैं क्या। क्या लिखेंगे बेटा? इट इज द एनर्जी, or we say it is the total energy contained, it is the total energy contained within a thermodynamic system, within a thermodynamic system, including all the microscopic kinetic energy, obviously due to motion, kinetic energy and potential energy, so due to force of attraction of the constituent particles, obviously हम कहेंगे these are what? Atoms and molecules. तो एक बात समझिए, आप देखिए क्या लिखा है मैंने। इट इज द टोटल एनर्जी contained within a thermodynamic system, पहली बात तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो खुद की एनर्जी, इंक्लूडिंग ऑल माइक्रोस्कोपिक, रिमेंबर हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज potential energy due to its constituent particles, obviously these are atoms and molecules we can say. या सुनो, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हम माइक्रोस्कोपिक विदिन मींस एनर्जी सिस्टम की ही है, और इसे ड्यू टू सिस्टम इटसेल्फ, चाहे तो आप लिख लीजिए ब्रैकेट में इन माइक्रोस्कोपिक वे ओनली। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये समझेंगे क्या क्या कितने तरह की होती है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सब बातें हम करेंगे। पहले देखिए कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वे में, और सब लिखते हैं आपको ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स ओनली, व्हाई? बिकॉज जब हमने लिखा है कि हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स ओनली, दैट इज अप टू माइक्रोस्कोपिक लेवल ओनली, और वी से बाय सिस्टम इटसेल्फ ओनली। मतलब कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म की या एक्सटर्नल फैक्टर से जो एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए आप, या आप कह लीजिए अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, उसकी वजह से एनर्जी होगी, वो इंटरनल एनर्जी में काउंट नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वाले पार्ट को ही कंसिडर करेंगे, मैक्रोस्कोपिक वाले पार्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स की ही बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर वाले पार्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक्लूडिंग ऑल मतलब कि बहुत तरह की एनर्जी होगी, उन सबका सम होगा, दैट इज व्हाट द इंटरनल एनर्जी। हम कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए आप लोग, सो इफ आई से, हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी, इसको आप U से या E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं इसको U से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगी? देखो, तो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक आप कह सकते हैं भाई
पोटेंशियल एनर्जी। एक आप कह सकते हैं भाई कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अभी बात करेंगे क्या है, सारी चीजें समझेंगे उसको हम लोग। और हम आगे आगे लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर मास है तो मास की वजह से mc², मास एनर्जी में भी आपस में रिलेशन है, यस और नो। एक आप कह सकते हैं भाई कि ड्यू टू व्हाट वी से, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई। एक आप कह सकते हैं कि ड्यू टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हम बोल सकते हैं। एक हम कह सकते हैं भाई कि बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो, यस और नो। तो इस तरह की बहुत सारी जो एनर्जी होगी, उन सबका जो सम है वो आपका इंटरनल एनर्जी है। अब देखिए भाई, यहाँ पे कुछ बातें ये हम बात करेंगे भाई ड्यू टू मोशन, ऑब्वियसली ड्यू टू मोशन होगी। और हमने याद करो सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था अबाउट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कैसे है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ भी तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। जब भी बात मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से होती है, हम कहाँ पहुंच जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली सिस्टम है तो उसमें कुछ ना कुछ मास तो होगा, तो मास एनर्जी के रिलेशन से mc² भी आप कह सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स बन रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी की बात भी होगी, यस और नो, यस और नो। और एक और लिख सकते हैं भाई ड्यू टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो एनर्जी है वो भी आप कह लीजिए। तो इतनी तरह की जो एनर्जी है, इन सबका जो सम है आपका, वो आपका कहला रहा है इंटरनल एनर्जी। इट इज टोटल एनर्जी कंटेन विद इन अ सिस्टम, विद इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यस और नो। यहां तक की बात ठीक है। अब देखिए, अब प्रैक्टिकली इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज व्हाई व्हाई क्योंकि इतनी तरह की एनर्जी है, इनको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इनका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो इनका जो एग्जैक्ट सम है इन सभी एनर्जी का, वो भी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो आप इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए हमेशा हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। हमारा सारा फोकस कहाँ रहता है, वी ऑलवेज toward what to calculate the change in internal energy, that is what डेल्टा U कह लीजिए या आप डेल्टा E कह लीजिए, हम उसकी तरफ हमारा फोकस रहता है, यस और नो। तो ये बस उतारो, मैं थोड़ा आगे और लिखता हूँ फटाफट से जल्दी। ठीक है भाई, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, क्लियर। सो आर फोकस, आप लाइन लिख लेंगे, दैट वी आर नॉट एबल टू calculate the absolute value of internal energy. So our main concentration or main focus is what toward the what change in internal energy को calculate करना ही हमारा main focus है। So what we say, delta U equal to delta U kinetic energy plus delta U potential energy plus ज़ीरो। वाई भाई, क्यों? क्योंकि जो बाकी की जो एनर्जी हमने बात करी, हमने कहा कि भाई एनर्जी इज व्हाट, न्यूक्लियर एनर्जी ड्यू टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ड्यू टू मास mc², बॉन्ड एनर्जी। ये जो सारी तरह की इंटरनल एनर्जी है, ये कांस्टेंट है, फिक्स रहती है हमेशा, ये हमेशा फिक्स रहती है। तो इनका जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ये सारी एनर्जी क्या आपकी कांस्टेंट है, फिक्स है, इनका चेंज क्या आएगा, ज़ीरो। तो सिर्फ चेंज कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बाकी सब की सब आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उनमें कोई चेंज नहीं होता, दे आर कांस्टेंट। तो जो हम चेंज निकालेंगे कितना आएगा इन सबका, ज़ीरो आएगा। सो वी डू फोकस ऑन दीज टू, वी डू फोकस ऑन दीज टू ओनली। हम सिर्फ इन दोनों पे ही फोकस करते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं हम लोग कि भाई फॉर आइडियल गैस, फॉर ideal gas, delta U is what, delta U due to kinetic energy only, because
in ideal gas molecules there is no force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो. सो आइडियल गैस के लिए सिर्फ ये होगा. और हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. इट मीन्स internal energy for ideal gas is function of temperature only. Means internal energy of ideal gas depend on temperature only. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. सो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का फंक्शन है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली. तो ये हमने पहला पॉइंट जो लिखा है ये हमने बात करी फॉर आइडियल गैस. अब आगे हम लोग बात करेंगे रियल गैस के लिए, आगे हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड्स के लिए, उन सब की बातें की जाएगी. या सुनो, तो यहाँ तक की बात क्लियर आप लोगों को. तो अब मैं आता हूं फॉर सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. अब हम एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है. उस इक्वेशन की हेल्प से हम बहुत सारे कंक्लूजन निकालेंगे. मैंने कुछ बातें बोली थी आपको लास्ट लेक्चर में कि QV इक्वल टू NCV dt या डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T. मैंने QV को डेल्टा U रखा था, ऐसी कुछ बातें करी थी हमने. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर QP को हमने डेल्टा H कहा था, ऐसी कुछ बातें रखी थी. वो सारी चीजें अब यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन लिखूंगा उसकी हेल्प से हम कंक्लूड करेंगे. सो अब जो बातें लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फोकस इधर रखना है आप लोग, कहीं भी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. देखिए, इन जनरल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देखो अभी ऊपर क्या लिखा हमने, आइडियल गैस के लिए क्या लिखा कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, लिख दिया हमने. अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी के लिए इन जनरल स्टेटमेंट क्या होता है. सो व्हाट वी से, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, कॉमा फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर, कॉमा फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम. टेम्परेचर वॉल्यूम वेरिएबल है, प्रेशर टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर वॉल्यूम वेरिएबल है. नाउ ये बात कहाँ से निकल के आई, हमने कैसे कह दिया, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा इस चैप्टर के, जब तक हम चीज़ों को फील नहीं करेंगे और याद करने चले जाएंगे तो बहुत सारी इक्वेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशन है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे. सो हमें हर एक चीज़ पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है. तो देखिए अब मैं इस बात पे आता हूँ कि ये कैसे है, कि वाई वी राइट लाइक दिस. तो अब एक चीज़ समझना, जो कुछ मैं अब चीज़ें यहाँ लिखने जा रहा हूँ आप उसको समझने की, ग्रैब करने की कोशिश करना. देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस ए फिल्ड है, और सेम एक और कंटेनर है, उसी में सेम गैस ए फिल्ड है. दो कंटेनर है, एज इट इज है, दोनों में गैस फिल्ड है, वो भी एज इट इज सेम है. मैं आपसे पूछूं कि क्या दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम होगी, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, हमारे पास कुछ और पैरामीटर्स होने चाहिए. देखिए कैसे, मान लीजिए मैं कह दूं कि इसके भी एन मोल्स हैं, इसके भी एन मोल्स हैं, इसका जो प्रेशर है वही इसका प्रेशर भी है, इसका जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम भी है. प्रेशर, वॉल्यूम, अगर मैंने चीजें सब फिक्स कर दी भाई कि नेचर ऑफ सब्सटेंस भी सेम है, सेम तरह की गैस लिए, मोल भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है. अब आपसे पूछूं क्या इनका टेम्परेचर भी सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, डेफिनेटली. यस और नो. तो आपसे पूछूं मैं कि क्या इनका टेम्परेचर सेम होगा, तो डेफिनेटली इनका टेम्परेचर सेम होगा. whether it is gas, liquid और solid. आप इनको अगर इस गैस की जगह आप इसको आइडियल गैस लें, चाहे रियल गैस लें, तो यहाँ लिक्विड ले लें, चाहे आप सॉलिड ले लें, अगर ये पैरामीटर सेम है तो इनका टेम्परेचर भी सेम होगा. कैसे, देखिए अगर मैं आइडियल गैस की बात करता हूँ, फॉर आइडियल गैस की अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैस वी नो देयर इज इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट इज PV इक्वल टू nRT. अगर PV N सेम है
आर भी सेम, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो टेम्परेचर भी तो सेम आएगा बेटा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम होगा। यस और नो, यस और नो। आगे, बट व्हाट अबाउट लिक्विड एंड सॉलिड? फॉर लिक्विड एंड सॉलिड एंड इवन फॉर रियल गैस, उनके लिए हम क्या करें, क्या उनके लिए टेम्परेचर का सेम होगा? आप जानते हैं देयर इज अ वैन डर वाल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। आप बोलेंगे सर लिक्विड के लिए कैसे एप्लीकेबल है? हम बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तब भी हम उस वैन डर वाल गैस इक्वेशन दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस एन बी इक्वल टू NRT को यूज करते हैं। तो वो जो इक्वेशन है वैन डर वाल गैस इक्वेशन की, वो रियल और लिक्विड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर वहां से आप टेम्परेचर निकालेंगे इन पैरामीटर्स को पुट करके, अगर नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम है, नेचर ऑफ सब्सटेंस अगर सेम है, तो आप ये सारी वैल्यू पुट करके वैन डर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से भी टेम्परेचर निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा। इसका मतलब फॉर सॉलिड लिक्विड गैस, any type of gas means whether it is ideal we consider, whether we consider it is real gas, उस केस में टेम्परेचर सेम तो इन सबका इंटरनल एनर्जी भी सेम, इन दोनों का इंटरनल एनर्जी भी सेम, बशर्ते देयर इज नो फेज एंड केमिकल चेंज। देयर शुड बी नो फेज एंड केमिकल चेंज, देयर शुड बी नो फेज एंड केमिकल चेंज, ये कंडीशन है। वाई बिकॉज अगर मैं फेज चेंज कर दूंगा या केमिकल चेंज लेके आ जाता हूं, तो नेचर ऑफ सब्सटेंस है, दोनों हमने जो सेम टाइप के सब्सटेंस लिए, सेम टाइप की गैस ली, वो ही बदल जाएगी, उसका ही नेचर चेंज हो जाएगा। अगर केमिकल चेंज हुआ या फेज चेंज हुआ तो वो ही चेंज, तो फिर सारी बातें ही चेंज। तो हमने कंडीशन क्या रखनी है, कंडीशन व्हाट, कि वहां पर कोई भी किसी प्रकार का फेज या केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या रहना चाहिए आपका, सेम रहना चाहिए। पहली बात तो कि नेचर ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट, एंड मोल्स आर व्हाट। अगर मैं फेज या केमिकल चेंज कर दूंगा तो नेचर ऑफ सब्सटेंस ही बदल जाएगा, मोल ही बदल जाएगा। सुनो, अगर हम ऐसे रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस भी कांस्टेंट है और मोल्स भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन बचे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास तीन ही वेरिएबल बचे, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर। मैं फिर से रिकॉल करता हूं, देखिए हमने क्या करना है, हमने जैसे मैं सोच रहा हूँ आपको, हमने दो कंटेनर लिए हैं सेम एज इट इज सेम, दोनों में हमने सेम टाइप का सब्सटेंस फिल किया, यहाँ पे हमने गैस मान ली दोनों ए, उनके लिए मोल, प्रेशर, वॉल्यूम अगर सेम है तो टेम्परेचर भी सेम आएगा। हमने कैसे निकाला, आप आइडियल गैस के लिए PV&RT लगाइए, आप रियल गैस लिक्विड के लिए आप वैन डर वाल गैस इक्वेशन यूज कीजिए, उससे टेम्परेचर सेम निकल के आएगा ही आएगा। टेम्परेचर सेम तो इनका टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, सेम, टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगा इनका सेम, बशर्ते कि देयर शुड बी नो फेज एंड केमिकल चेंज। अगर फेज या केमिकल चेंज हुआ तो नेचर ऑफ सब्सटेंस ही बदल जाएगा, सब्सटेंस ही चेंज होगा तो ऑब्वियसली उनकी टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स जो हमने बात कही कि ये दोनों कांस्टेंट, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही सिर्फ वेरिएबल, आप देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ही सिर्फ वेरिएबल है। तो हमने बात यहां से लिखी, हमने ये बात यहां से लिखी, यस और नो, यस और नो। तो अब अगर मुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए, मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस चाहिए, तो मुझे अगर चेंज इन इंटेलिजेंट एनर्जी निकालना है मुझे, तो मुझे अब करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, तो हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन। ये हम पढ़ चुके हैं मैथ्स में, ये मैं आता है मैथ्स के हिसाब से, तो मैं उस पार्ट पे जाता हूँ, फटाफट से इसको आप लिख लेना एक बार। तो हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं, किसको कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं U इक्वल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मैं इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, इस पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल रहा हूँ। हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम ही ले रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर प्रेशर नहीं लेते, हम लोग टेम्परेचर प्रेशर नहीं लेते, इस चीज को, इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम इस वाले पार्ट को ही कंसिडर करते हैं। इसका भी रीजन है, बताऊंगा आपको, व्हाई वुड यू कंसिडर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एज ए वेरिएबल ओनली, नॉट प्रेशर। ठीक है, चलो ये बस उतारो, फिर आपको पॉइंट लिखवाता हूँ, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो राइट नाउ प्लीज,
देखिए भाई, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम लोग इस पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को, हम लोग टेम्परेचर और वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। देखिए रीजन क्या है। रीजन ये है कि प्रेशर is a consequence, is a consequence, not a cause or reason, not a cause or reason, not a cause or reason। देखिए समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये सब बातें हम क्यों लिख रहे हैं कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि U इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं डेरिवेशन के लिए मैं U इस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं ले रहा। उसका रीजन क्या है? देखो, हम जब एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू मॉलिक्यूलर सेपरेशन। यस और नो? और वो किसकी वजह से होता है? वो वॉल्यूम की वजह से होता है। वॉल्यूम चेंज, सेपरेशन चेंज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज। दैट्स व्हाई वी कंसिडर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। So pressure is a consequence, it is not a cause or a reason। इसलिए हम लोग इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने प्रेशर क्यों नहीं काउंट किया। सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम जब बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्ट को कंसिडर नहीं करते। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वॉल्यूम ही फैक्टर है मेन, वॉल्यूम ही फैक्टर है मेन सेपरेशन के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। फॉर व्हाट? फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर इज नॉट द फैक्टर, ध्यान रखिए। ठीक है, ये एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक बहुत शानदार सा इक्वेशन मिलेगा, जिसको हमें यूज करना होगा फर्दर कंक्लूजन के लिए। देखिए आप लोग, मैं बताया कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन। देखिए आप लोग व्हाट वी डू, सो डेल यू इज व्हाट, ठीक है भाई। जब हमने वॉल्यूम में कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन किया, तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हमने किया। यस और नो, यस और नो, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थोड़ा उसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो देखिए रिमेंबर, सो हम बात कर रहे हैं फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। देखो आपको मैं पहले ही 2-3 आइडियाज क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं आइडियल गैस के लिए इससे डेरिवेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालूंगा, एक मैं रियल गैस के लिए और एक मैं सॉलिड लिक्विड के लिए। तो मैं 3 डिफरेंट फॉर्म्स निकालूंगा जिनका हमें आगे बहुत जगह यूज करना है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ये सुनो, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस के लिए क्या है, इज व्हाट? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज व्हाट? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं कि भाई आइडियल गैस आपकी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए चेंज नहीं होती। ये सुनो, उससे पहले मैं एक पॉइंट और लिख रहा हूँ। देखिए आप लोग, हम लोग जानते हैं कि आपने पढ़ा है फर्स्ट लॉ में, मैं उससे डेरिवेशन लेके आ रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपने फिजिक्स में पढ़ा है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा है फिजिक्स में, कि उसकी थोड़ी मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है। तो देखिए फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये हम लिखते हैं। यस और नो, ये हम लिखते हैं। अब देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, की अगर मैं बात करूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जानते हैं कि W इक्वल टू 0। यस और नो? W इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डेल्टा वी 0, W 0। तो इसका मतलब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी इज व्हाट? du। ये क्यू वी हो जाएगा या पर डी यू। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एक्सचेंज है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है। याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये, जब मैं कहा था क्यू वी इक्वल टू एन सी वी डी टी, तो मैंने कहा था क्यू वी की जगह लिख देना डी यू।
याद आएगा किसी को वो चीज़। अब थोड़ा आगे चल रहा हूँ, मैं लास्ट में सब कुछ सम अप करूँगा, परेशान मत हो, मैं लास्ट सब कुछ सम अप करूँगा, आपको बताऊँगा क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखिए ये अब थोड़ा आगे चलते हैं, हमने बात करी थी कि दिस इज द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की बात की थी हम लोगों ने, तो CV इक्वल टू QV dt, yes or no? So CV equal to du dt at constant volume। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। QV जगह मैंने क्या पुट कर दिया, du, बिकॉज हम बात क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो अब du dt at constant volume, du by dt at constant volume is what we can write as CV। तो मैं जो अब इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ वो हमें ध्यान रखनी है, वो इसी इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो आपको याद रखना होगा। सो इट इज व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ पहले, तो CV dt प्लस ये आपका जो आपको ये जो फॉर्म है ये याद रखना होगा, ये याद रखना होगा। अभी मैं आइडियल गैस वाले पार्ट पर नहीं आया, मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में लिखी है, तो इसी का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका हम केस लेंगे आइडियल गैस का, फिर रियल गैस का, सॉलिड लिक्विड का। सो इसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का आपका ये फॉर्म है, यस और नो, यस और नो। तो क्या इक्वेशन ध्यान रखना है हमें, ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना है, ये मैंने फर्स्ट क्लास से लिखा है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसकी थोड़ी जरूरत थी इसलिए मैं इसको यहाँ यूज किया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फिजिक्स में फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सिर्फ इस क्लास के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी ही होगी, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमारे बहुत सारे अब डेरिवेशंस निकल के आएंगे। तो पहले बात करेंगे हम लोग फर्स्ट फॉर व्हाट, आइडियल गैस, देन फॉर रियल गैस, एंड देन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बस उतारिए, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। ठीक है भाई, चलो देखिए, तो इसको पूरा रब नहीं कर रहा, थोड़ा ऊपर खिसकाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये क्वेश्चन में दिखनी चाहिए, फिर मैं थोड़ा सा हटा पाऊँ उसको। आप एक बार स्टार्ट से आप लिखना, मतलब फ्रेश तरीके से लिखना, इस इक्वेशन के बाद वापस से ये सब कुछ फ्रेश तरीके से लिखना आप लोग। तो देखिए ये लिखिए, फिर इसके बाद पहला पार्ट फॉर आइडियल गैस, हम जानते हैं कि इट इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो इसका मतलब क्या है, du आपको वाला पार्ट है dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज व्हाट, जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, जीरो। इसका मतलब क्या, हमारे आइडियल गैस के लिए ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरा जीरो, सिर्फ क्या बचा, du इक्वल टू CV dt। सो फॉर आइडियल गैस what do we have, we have du equal to CV dt, du equal to NCV dt for n moles, for n moles, yes or no। ये हमने आप कह लीजिए माइन्यूट चेंज निकाला है, अगर हमें लार्ज चेंज निकालना है तो हम du को कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो व्हाट वी गेट, डेल्टा u equal to NCV delta T for all type of process, for all type of process for ideal gas। तो हमारे इस इक्वेशन से जो पहला कंक्लूजन निकल के आया फॉर आइडियल गैस की, डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी, हमें पता है इसको हमने इंटीग्रेट किया इसलिए आया डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस, ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस जो हमने पहले पढ़े हैं, चाहे इट इज आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ऑल टाइप ऑफ प्रोसेस फॉर व्हाट, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो आपको पहला कंक्लूजन की ध्यान रखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट वन विच यू हैव टू रिमेंबर, डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस, ऑल प्रोसेस, ऑल प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं कंक्लूजन साथ में लिखता जा रहा हूँ, उनको मिटाऊंगा नहीं, ताकि लास्ट में उसको हम रिकॉल भी करेंगे। तो यहाँ तक लिखिए, इसको उतारिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, रियल गैस।
ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूँ बेटा, हम बात कर रहे हैं रियल गैस की। देखो अगर आप है ना चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसका रीज़न क्या है, तो आपके पास में किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, हम उसे बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहले मैंने बात करी आइडियल गैस की, अब मैं बात कर रहा हूँ रियल गैस। फॉर रियल गैस undergoing isochoric process, undergoing ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाई? हियर चेंज इन वॉल्यूम कितना है आपका? 0 है। डेल्टा वी कितना आपका? 0। फिर से वापस मैं उसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या कंक्लूजन निकल के आएगा आपका, देख के लुक एट दिस। अगेन आई एम राइटिंग द सेम इक्वेशन, du इक्वल टू वी सिंपली से cv dt प्लस du बाय dv कांस्टेंट टेम्परेचर और आपका ये dv। तो 0, तो ये वाला पार्ट आपका 0, होल बिकम कैंसिल, अगेन du इक्वल टू cv dt, du इक्वल टू cv dt, that is on integration delta equal to n cv delta t for n number of moles। तो मैं सेकंड कंक्लूजन क्या लिख रहा हूं? फॉर रियल गैस only at isocoric process, only at isocoric process आप फिर से ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब न्यूमेरिकल करेंगे अगली क्लास में ये सब काम में आनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे हमने पढ़ा वर्क, हमने पढ़ा हीट और आज जो पढ़े इंटरनल एनर्जी, इन तीनों को मिला के और आपका फर्स्ट लॉ को मिला के जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, अब देखो, अब दिखने में लग रहा है कि भाई ये वाली इक्वेशन रियल गैस के लिए और आइडियल गैस दोनों के लिए सेम है, बट एक डिफरेंस है। आइडियल गैस के लिए इक्वेशन आप सभी तरह के प्रोसेस पे लगा सकते हैं, बट रियल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ हम आइसोकोरिक प्रोसेस पर ही लगाएंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस पर ही लगाएंगे। रिमेंबर दैट थिंग। अब एक और बात सुनिए आप लोग, अगर यह हमने बात करी आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करी, हम लोग जानते हैं कि रियल गैस के केस में, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको मैं, जो टोटल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी और वॉल्यूम पे भी, टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम पे भी। क्योंकि रियल गैस के लिए ये वाला जो पार्ट है हमारा du dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता। आइडियल गैस के लिए वाला पार्ट 0 था हमारा, रियल गैस के लिए पार्ट 0 नहीं है। dv 0 हमने लिया है क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर केस आइसोकोरिक प्रोसेस ही कंसिडर किया। तो रियल गैस के लिए ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होता। व्हाई? बिकॉज रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड कर रही है। मान लो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट अगर है, जैसा कि यहाँ बात कर रहे हैं, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, बट वॉल्यूम में चेंज तो होगा। अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो सेपरेशन में चेंज होगा, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन में चेंज होगा, फोर्स अट्रैक्शन में चेंज होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा ही आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज आएगा तो डेफिनेटली चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप कह लीजिए उसका कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगा, उसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। रिमेंबर दैट थिंग, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। इसलिए मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ वही लाइन की, आपका सेकंड लेक्चर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, उसका कारण यही है कि वो बहुत जगह यूज आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि यहाँ पर इस इक्वेशन में ये 0 नहीं हुआ है, आइसोकोरिक में हमने dv चेंज इन वॉल्यूम, जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, वो हमने 0 पुट किया, उसकी वजह से हमें इक्वेशन मिली है। रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लास्ट द थर्ड वन इज व्हाट? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए कंक्लूजन आपके इस तरफ ही है। फॉर
सॉलिड एंड लिक्विड। देखिए भाई, थर्ड वन, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। पहली बात, इनके लिए चेंज इन वॉल्यूम is next to zero. Why? Because solid and liquid are what we say negligibly compressed, or we say expand. क्योंकि सॉलिड लिक्विड क्या होते हैं, जो ना के बराबर तो कंप्रेस होते हैं, ना के बराबर एक्सपैंड होते हैं, तो उनके लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, नेक्स्ट टू जीरो होगा। वॉल्यूम का क्या है, कांस्टेंट है भाई, वॉल्यूम का क्या है, कांस्टेंट ही है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज व्हाट, जीरो। ये पॉइंट समझना है आपको, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी से इसके लिए हम लोग फिर एक बात और भी कहते हैं कि भाई, जो हमने पढ़ा भी था पहले कि सीपी और सीवी दोनों क्या होंगे, हीट कैपेसिटी के बराबर ही होता है। चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो, चाहे कांस्टेंट प्रेशर की बात करो, उसको हम हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, रिमेंबर दैट था या सुनो। तो अब जो इक्वेशन है हमारी, उस इक्वेशन में क्या चेंज होगा वो देखिए आप लोग। वो इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, ना लुक एट दिस। मैं फिर से उसी इक्वेशन को लिख रहा हूँ, du इक्वल टू cv dt प्लस du dv कांस्टेंट टेम्परेचर और आपका डिफरेंशियल dv। ठीक है, अब देखिए यहां फिर से वाला पार्ट आपका क्या है, जीरो है, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो। सो अगेन du इक्वल टू cv dt, हाँ या ना। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा ऐसे फर्दर तो हम क्या कहते हैं कि डेल्टा u इक्वल टू, आप यूज कीजिए एन सी वी डेल्टा टी, या आप यूज कीजिए एन सी पी डेल्टा टी, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। सो थर्ड कंक्लूजन इज दिस वन, कि अगर मैं सॉलिड लिक्विड की बात कर रहा हूँ फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं एन सी वी डेल्टा टी या एन सी पी डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, तो आपका तीसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया, दैट इज फॉर solid and liquid, this is the conclusion, yes or no। तो अब देखो मैं फिर से रिकॉल करता हूँ सारी चीजें एक बार। देखो पहला हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, इट इज अ स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन में बात करी थी, वर्क, मोलर हीट कैपेसिटी एंड हीट, इट इज अ स्टेट फंक्शन, यस और नो। दूसरी बात, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इंटरनल एनर्जी, दैट इज energy of a thermodynamic system itself due to internal factor, due to microscopic form only। हम मैक्रोस्कोपिक पार्ट, एक्सटर्नल फैक्टर कंसिडर नहीं करते, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ जो अंदर है, इट इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्लस जो मैंने कहा था भाई कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से आप कर लीजिए न्यूक्लियर एनर्जी ड्यू टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो भी मोशन में तो होंगे, एक जगह फिक्स तो होंगे नहीं, मास होगा कुछ ना कुछ सिस्टम का, तो उसकी वजह से आपने कहा कि mc², बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड एनर्जी की बात की जाएगी। तो इतने तरह के एनर्जी का जो सम है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। जहां हमने कहा था कि एक्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए। तो इट मीन्स कि डेल्टा यू की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं इनका, सो डेल्टा यू इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, हमने लिखा था इस तरह से। फिर हमने बात करी आइडियल गैस के लिए, हम जानते हैं आइडियल गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज की बात होगी नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो गया। सो आइडियल गैस के लिए क्या कहता है कि भाई इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यस और नो, यस और नो। फिर हमने बात करी थी इन जनरल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, फिर हमने एक डायग्राम देखा था जहाँ हमने दो सेम तरह की गैस या सेम तरह सब्सटेंस लिया, उनके मोल, प्रेशर, वॉल्यूम सेम लिए, हमने देखा कि उनका टेम्परेचर भी सेम आता है। चाहे आप आइडियल गैस है तो PV/RT लगाओ, रियल गैस या लिक्विड है तो आप वैन डर वाल गैस इक्वेशन लगाओ, टेम्परेचर सेम, तो फिर से इंटरनल एनर्जी क्या सेम। तो फिर हमने देखा था कि वहाँ से कंक्लूड किया था कि इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ओनली। सुनो, फिर उसको लिखा था भाई इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। फिर हमने बात करी थी कि हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, टेम्परेचर ही कंसिडर क्यों करते हैं, मैंने बताया आपको रीजन उसका। फिर
वहाँ से हमने कुछ कंक्लूड किया, हमने डिफरेंशिएट किया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली, हमारे पास पहली इक्वेशन ये निकल के आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो है, जो आपको ध्यान रखनी है, वो यही है, दैट इज दिस पार्ट। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसी इक्वेशन से फिर हमने बात करी आइडल गैस के लिए, हमने इक्वेशन को इस पार्ट में और सॉल्व किया। फिर हमने आइसोकोरिक के लिए, रियल गैस के लिए इस पार्ट में सॉल्व किया। कई बार कन्फ्यूजन होता है, जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा कि रियल गैस के लिए भी यही इक्वेशन लगा देते हैं हर जगह, आइसोबैरिक पे लगा देते हैं, कई बार आइसोथर्मल पे लगा देते हैं। नो, हम क्या कहा, ये इक्वेशन सिर्फ कब है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। मैं चीज़ों को बहुत स्ट्रेस इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज आगे यही पार्ट आप एंट्रोपी जब देखेंगे वहाँ भी थोड़ा बहुत यूज होगा इसका। और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स ही करेंगे सारे, आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी का, फर्स्ट लॉ का, हीट वर्क सारे मिला के, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड लिक्विड की हमने बात करी है, तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे आप इन तीनों पार्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।